वो भी लोग अपने कोलेस्ट्रॉल के पीछे पड़े हैं, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल कम करना है, उनके लिए मैं बता दूं कि इस तरह से आप यदि लाइफस्टाइल रखते हैं, डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम नहीं होगा। तो देखते हैं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं। देखिए, कोई एक चीज़ खाने से जो है आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। ओवरऑल पूरे दिन की जो एक्टिविटी होती है, पूरे दिन का जो खान पान होता है, वो मेजरली अफेक्ट करता है। यदि आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो कई लोग जो है ग्रीन टी खाते हैं और ग्रीन टी का इंटेक करते हैं और साथ में जो है बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं, या फिर ओट्स का भी सेवन करते हैं और रात में जो है कई सारी रोटियां खा लेते हैं, तो उनका वेट कभी भी कम नहीं होगा। इसीलिए पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो अफेक्ट करता है उस चीज़ को कम रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, कम करने के लिए। तो यदि आप कोलेस्ट्रॉल ही कम करना चाहते हैं तो याद रखिए, अपने दिन की जो शुरुआत है लहसुन की 2 कलियाँ खाकर, और इसे खाने का तरीका भी अलग है। देखिए, लहसुन क्यों फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें एलिसिनिक कंपोनेंट होता है जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट दिखाता है। तो इसे क्या करना है, आपको क्रश करना है और फ्रेशली क्रश करना है। जब आप फ्रेशली क्रश करते हैं तो एलिसिन एक्टिव कंपोनेंट बन जाता है, और इसे आप एक तो खाली पेट ऐसे चबा के खा सकते हैं, और बहुत जितना हो सके उतना आप च्यू करके इसे खाइए। और सेकंड है, हमारे सब्जी में, दालों में कई लोग हैं जो पसंद नहीं करते दिन की शुरुआत यदि वो अनचाही चीज़ों से करते हैं तो उनका दिन खराब जाता है। तो उनके लिए दूसरा एक वे है, जो भी आप सब्जी हैं या फिर जो भी ब्रेकफास्ट आप कर रहे हैं, जब वो ब्रेकफास्ट आपकी प्लेट में आता है तब आप जो है लहसुन की 3-4 कलियाँ को क्रश कर लीजिए या फिर फाइनली चॉप कर लीजिए और वो उस पर आप डाल दीजिए। ठीक है, आपने दिन की शुरुआत लहसुन से कर ली, या फिर आप जो है लेमन वाटर से भी कर सकते हैं, सिंपल। इसके बाद आपको क्या करना है, मेथी दाने का पानी पीना है। मेथी दाना एक कड़वा है इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, इसमें जो एक फाइबर है वो हमारे लिए जो है शुगर को कम रखता है, साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने का जो है मतलब जो स्टोर फैट है उसे कम करने की ताकत रखता है। आप रोज़ाना देखिए, आप यदि मेथी दाना का सेवन रेगुलरली करते हैं तो आपका फैट रिडक्शन होना चालू हो जाता है। वेट करने के पहले जो है आप जो पूरा होल बॉडी कंपोजिशन चेकआउट ज़रूर कीजिए। उसके बाद में आप रेगुलर बेसिस पे यदि मेथी दाना का इंटेक करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो परसेंटेज है वेट का, जो बॉडी फैट का परसेंटेज है वो कम होना चालू हो जाता है विदाउट एक्सरसाइज के। लेकिन हमें जो है कोलेस्ट्रॉल यदि आपको कम करना है उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी। बहुत से लोग हैं आज जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी वर्कआउट या फिर उनके पास 30 मिनट भी नहीं है जो आप अपने बॉडी को दे सके और एक अलग रूटीन बना सके चलते फिरते रहने के लिए या फिर वॉकिंग करने के लिए। मेरी उन सब से गुजारिश है, जिस तरह से आप रिलैक्स करने के लिए, टीवी देखने के लिए या फिर बाहर घूमने के लिए आप यदि टाइम निकालते हैं, बजाय उसके आप खुद की बॉडी के लिए 30 मिनट एटलीस्ट हर दिन आप 30 मिनट्स 20 मिनट्स आप निकाल लीजिए, और जितना तेज़ आप चल सकते हैं उतना तेज़ चलने की कोशिश कीजिए। इन बिटवीन आप किसी से भी बात नहीं करेंगे, इन बिटवीन आप जो है राह चलते किसी से बात करते रुक गए या फिर कोई दोस्त मिला गपशप करें, ये नहीं चलेगा। तो आपको लहसुन की कलियाँ खाना है। सेकेंडली आप जो है मेथी दाने का पानी का इंटेक करेंगे, लेकिन ये जो है उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, सिवाय उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। तो ये बात याद ज़रूर रखिए। तीसरा, आप ब्रेकफास्ट में ओट्स ले सकते हैं। ओट्स में जो बीटा ग्लूकॉन है और इसमें प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है। एक तो आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, और नॉर्मल जो भी घर में बनी चीज़ें हैं जो कम तेल में बनी है, कम नमक में बनी है, वो आप ले सकते हैं। बेसन का चीला आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप 11:30 बजे 12 बजे जो है 2 एप्पल का सेवन ज़रूर करें। जिनको भी शुगर की बीमारी है और जिनको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर जो हम सेब लेते हैं उसमें 2 तरह के फाइबर होते हैं, सोलुबल और इनसोलुबल, दोनों हमारे लिए अच्छे होते हैं। और इसमें जो कंपोनेंट है पेक्टिन की वजह से जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होना चालू हो जाता है। अब उसके बाद में आपको लंच में लेना है सबसे पहले सलाद। सलाद माने जो भी कच्ची चीज़ें आपको जो मिल रही हैं
घर में टमाटर है, प्याज है, खीरा है, पत्ता गोभी है, आप इसमें लौकी भी घिस कर डाल सकते हैं या फिर अंकुरित अनाज भी इसमें आप डाल सकते हैं। अब जो जितना ज़्यादा फाइबर लेंगे, जितना ज़्यादा आप जो है कच्चे फल खाएंगे या फिर कच्ची सब्जियों का सेवन करेंगे, नेचुरल फॉर्म में जब हम चीज़ों को खाते हैं तो इसका जो नेचुरल कंपोनेंट होते हैं, नेचुरल जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमें मिलना चालू हो जाता है। तो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको पसंद है या फिर ना है तो भी आप सलाद ज़रूर रखेंगे, और साथ में जो भी अपना वेल बैलेंस मील के लिए आप प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं। साथ में देखिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए 25 ग्राम से 30 ग्राम तक का रेगुलर इंटेक होना चाहिए फाइबर का। और लेकिन जब आपको हाइपर कोलेस्ट्रेमिया होता है तो आप फाइबर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए। इसको आप 40 तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन एकदम से हाई मत कर दीजिएगा, ब्लोटिंग कर सकता है। आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। तो दोपहर के लंच में मस्ट यू हैव सलाद, और उसके बाद में आप छाछ वगैरह जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। इवनिंग के टाइम में आपको क्या करना है, इस समय में भी आप मेथी दाना ले सकते हैं, या फिर इस समय जो है ग्रीन टी आप ले सकते हैं। यदि आपको ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं है तो आप ग्रीन टी ज़रूर रखें। ग्रीन टी में जो एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट होते हैं वो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और रात के खाने में जो है बाजरे की आप रोटी ले सकते हैं। बाजरे में भी जो फाइबर है, प्रोटीन है, अच्छी तादाद में होता है। बाजरे का दलिया आप ले सकते हैं, या फिर आपको जो भी मनपसंद चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, या फिर सोयाबीन की सब्जी आप ले सकते हैं। सोयाबीन में जो आइसोफ्लेविन होता है वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हेल्पफुल होता है। और इस तरह का आप अपना रूटीन बनाए रखें। सब्जी चाहे जितनी हाई फाइबर सब्जी आपको मिले, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गवार फली है, बरबटी है, या फिर जो भी राजमा है, चना है, छोले हैं, आप जो ये फाइबर रिच जो फूड्स खाएंगे तो उससे डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। हाँ, एक चीज़ इसमें ऐड कर दीजिएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए जो है आप लहसुन और जो अलसी के बीज है और इसमें कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड करें। कड़ी पत्ता में भी जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने के गुण होते हैं, और इसमें पीनट्स भी आप ऐड कर सकते हैं जिसमें आपको गुड फैट और अच्छा प्रोटीन मिलेगा। और इसको हल्का सा सौते करके आप ब्लेंड कर दीजिए, हल्का दरदरा रखिए। और ये चटनी जो है आप हर सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अचार की जगह आप ये भी खा सकते हैं। दूसरा है, आप नट्स में प्रेफर कीजिए, आप आलमंड्स ही ले। आलमंड्स में जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंपोनेंट होता है जो ओमेगा 3 है, मतलब गुड फैट आपको प्रोवाइड करता है, जिसके चलते जो है आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना चालू हो जाता है। बस इतना सिंपल करना है जिससे कि आपको जो है आपका कोलेस्ट्रॉल 1 मंथ में, विद इन 15 डेज़ में आप देखिए आपके कोलेस्ट्रॉल जो है लेवल आपका लेवल अप होना चालू हो जाएगा, अच्छा दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन क्या आप अपना कोलेस्ट्रॉल अच्छा बना के जो है हार्ट डिसीज़ जो है हार्ट अटैक का खतरा कम मतलब 90% 100% आपने कम कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है कोलेस्ट्रॉल, ये माइनर एक्टिविटी, माइनर रोल प्ले करता है हार्ट डिसीज़ के बनाने के लिए। अभी तक जो है हम एक मिथ पाल के रखे थे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना यानी एलडीएल का बढ़ना जो है, जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, यही, और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, यही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपको हार्ट अटैक लाने में। लेकिन एलडीएल जब तक कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और इसके भी सब टाइप्स होते हैं, और ये जब तक कि बिना ऑक्सीडाइज किया हुआ एलडीएल है तो ये आपके लिए जो है नुकसानदायक नहीं है। लेकिन ये जब ऑक्सीडाइज हो जाता है या फिर इसमें सब टाइप बी यदि लेवल बढ़ती है, इसीलिए जब आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करते हैं वो टोटली मीनिंगलेस होती है। उसमें खाली सिर्फ आपको सिंपल एलडीएल की लेवल, सिंपल एचडीएल की लेवल, सिंपल ट्राइग्लिसराइड की लेवल, लेकिन इसमें जो सब टाइप होते हैं, इसमें जो कंपोनेंट की मात्राएं होती हैं, ये असल में जानना बेहद ज़रूरी हुआ करना है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को तो हम कंट्रोल रखते हैं, लेकिन साथ ही में जो मेन विलन है, जिसके बारे में हम वीडियो के स्टार्टिंग में बात किए थे कि जो कोलेस्ट्रॉल के व्यतिरिक्त जो अलग ही विलन है जो आपका हार्ट डिसीज़ बनाता है, हार्ट अटैक लाता है, वो है इन्फ्लामेशन। आपको ज़रूरत है इन्फ्लामेशन कम करने की। शरीर में अंदरूनी जो इन्फ्लामेशन है उसे आप यदि ठीक रखते हैं, इन्फ्लामेशन को कम रखते हैं, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, साथ में जो हार्ट डिसीज़ होते हैं, ये खतरा जो है कम हो जाता है। हार्ट अटैक है या फिर हार्ट डिसीज़ है, ये कोलेस्ट्रॉल तो इसका बढ़ा हुआ मार्कर होता है, लेकिन अंदरूनी जो इन्फ्लामेशन बना है, मेजॉरिटी और प्राइमरी कॉज होता है इन्फ्लामेशन। अब ये
इन्फ्लामेशन क्या है, हम इसके बारे में सिंपली बात करेंगे। आपने कई बार देखा होगा जब आपको चोट लगती है, स्पेशली पैरों में आपने देखा होगा, या फिर जो है हाथों में आपने यदि चोट लगती है तो वहाँ पे अलग प्रकार की स्वेलिंग आती है। यदि स्वेलिंग ना भी आए तो वहाँ हल्की सी रेडनेस आपको देखने को मिलती है। तो ये होता है मतलब तत्काल में आए हुए इन्फ्लामेशन हम इसे कहेंगे। लेकिन जो इंटरनली हमारे बॉडी के अंदर है, जो लंबे समय का इन्फ्लामेशन बना हुआ है, उसे कहा जाता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। मीन्स कि इन्फ्लामेशन दो तरह का है, एक्यूट इन्फ्लामेशन और सेकेंड है क्रोनिक इन्फ्लामेशंस। एक्यूट इन्फ्लामेशन वो होता है जब हमें बाहरी विजिबल तरीके से हम देख सकते हैं। जब हमें चोट लगती है तो वहाँ स्वेलिंग आती हैं और हमारी बॉडी के जो अंदर सेल्स होते हैं वहाँ पे जो है ब्लड क्लॉट कर देते हैं और वहाँ सूजन हमें दिखती है, स्वेलिंग दिखती है, उसे हम कहेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन। और जो इंटरनल है और लंबे समय की चलती आ रही है उसे हम कहेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन। सो जितना ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा रहेगा, जितना लंबे समय का क्रोनिक इन्फ्लामेशन ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा जो है आपके हार्ट सेल्स डैमेज होते रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो आर्टरीज है, वॉल है आपके हार्ट की, उतने ज़्यादा वो डैमेज होती रहेगी। अब कोलेस्ट्रॉल की यदि हम बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जब तक कि प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, जब तक कि उसका जो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जब तक कि कोलेस्ट्रॉल डैमेज नहीं होता है, तब तक ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और ये डैमेज किस तरह से होता है हम ये भी देखते हैं। लेकिन याद रखिए, बढ़ा हुआ LDL है या फिर बढ़ा हुआ जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है अकेला मार्कर नहीं होता है। जैसे LDL बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन इसके भी सब टाइप है। LDL में टाइप 1 है, सब टाइप 1 जो अच्छा माना जाता है और जो हार्मलेस होता है। लेकिन जहाँ बात आती है टाइप B की, तो यदि आपका टाइप B मार्कर जो है बढ़ा हुआ है LDL का, तब आपका जो है हार्ट डिसीज़ का बनने का जो खतरा है ये भी बढ़ जाता है। तो अभी जो है हम बैड और गुड का जो है ये आउटडेटेड हो चुका है। हम जो है इसके अंदर तक घुसेंगे और देखेंगे कि क्या रियली जो है बढ़ा हुआ LDL हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उसके पहले हम जानेंगे कि इन्फ्लामेशन को कॉज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, कई लोगों का मानना होगा कि यदि आपका फ़ैट इंटेक ज़्यादा है या फिर जो है आप फ़ैट ज़्यादा लेते हैं, स्पेशली घी बटर वगैरह यदि ज़्यादा लेते हैं, सैचुरेटेड फ़ैट हम ज़्यादा लेते हैं, तो ये आपको जो है ज़्यादा प्रोन करेगा, ज़्यादा रिस्की होगा हार्ट डिसीज़ बनाने के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक है आपका शुगर का सेवन करना। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जितना भी हम शुगर इंटेक करेंगे उतना ही हमें हार्ट डिसीज़ ज़्यादा बनने के खतरे होंगे। कई लोगों का देखिए, आप कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल नॉर्मल होता है या फिर फैट इंटेक उनका बहुत कम होता है, फिर भी उन्हें जो है हार्ट डिसीज़ बनते, तो उसका वन ऑफ द मेजर कारण होता है शुगर का ज़्यादा इंटेक करना। अब यह कैसे होता है इसे जानने के लिए हम जो है एंडोक्रिनोलॉजी के बारे में इसे जानते हैं। आपको पता ही है हमारे बॉडी में कई सारे हार्मोन्स होते हैं। अब मेजरली जिनको भी डायबिटीज़ है वो इंसुलिन के बारे में तो जानते ही होंगे। इंसुलिन है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, या फिर सेक्स हार्मोन है, या फिर बहुत सारे हार्मोन शरीर में होते हैं। ये जो है हमारे हार्मोन्स जो होते हैं हमारे मेटाबॉलिक इवेंट पर बहुत काम करते हैं। और कई लोग जो है ड्रग्स को पावरफुल मानते हैं, मेडिसिन को पावरफुल मानते हैं, लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा कि हमारा जो फूड है, हमारा जो खाना है, ये उससे भी कई गुना जो है पावरफुल होता है, क्योंकि डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके हार्मोन्स पर। आपके हार्मोन्स के रेगुलेशन के लिए जो है आपका खाना, आपका फूड जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब शुगर की बीमारी के बारे में यदि हम देखेंगे तो इसमें आपको पता ही है जो कि इंसुलिन हार्मोन, जिसे मैं स्पेशली कहूँगी फैट स्टोरिंग हार्मोन होता है, ये ग्लूकोज को स्टोर करता है। और इस दो हार्मोन्स जो है जो कि एक दूसरे के मित्र आप इसे कह सकते हैं। पहला है आपका इंसुलिन जो कि स्टोरेज करता है, लेकिन दूसरा जो है होता है वो है ग्लूकागॉन जो स्पेंडिंग करता है। मतलब इसका काम है जो शुगर आप मतलब जो ग्लूकोज जमा है शरीर में वो यूज़ करना काम के लिए, लेकिन इंसुलिन जो है इसे स्टोर करने का काम करते हैं। तो इन दोनों का जो है कंबाइनली वर्क होता है टाइटली जो है ब्लड शुगर लेवल
लेवल को कंट्रोल में रखना। यदि इसमें से एक हार्मोन्स भी अपना काम भूल जाए तो जो दिक्कत होती है उसे ही डायबिटीज़ हम कहते हैं। अब इन दोनों को क्या रिलेशन होता है, मतलब इंसुलिन और हार्ट डिसीज़ का क्या रिलेशन होता है। देखिए, जो हम पीसीओडी है या फिर ओवरिन डिसफंक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन है या फिर हाइपरटेंशन है, यदि इन सब में यदि हम जाते हैं तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, इंसुलिन का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। आपका जितना ज़्यादा इंसुलिन कंट्रोल में है उतना ज़्यादा आपको पीसीओडी नहीं होने के चांसेस होते हैं, आपका ओवरिन फंक्शन अच्छा होता है, आपका हाइपरटेंशन ना होने की दिक्कत होती है, इन्फ्लामेशन आपका कम रहता है। तो इस तरह से जो है इंसुलिन आपको अभी तक आप जान चुके होंगे कि कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा डेंजर जो होता है वो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जिसके चलते आपको कैंसर हो सकता है, जिसके चलते आपको डायबिटीज़ होता है, हार्ट डिसीज बनता है। मतलब ये जो है एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। शरीर में जितने लंबे समय का क्रोनिक इन्फ्लामेशन ज़्यादा रहेगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन मीन्स लंबे समय से चलते आ रहा है जो इन्फ्लामेशन। दो सिचुएशन होती है, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट मीन्स कि अभी का बना हुआ, जैसे आपको कोई चोट लगती है तो वहाँ पे जो है स्वेलिंग आती है, इंटरनल रेडनेस आता है, उसे हम एक्यूट इन्फ्लामेशन कहेंगे। क्रोनिक इन्फ्लामेशन इनविजिबल है, इंटरनल है, और ये लंबे समय का चलते आ रहा जो बना हुआ है वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहलाता है। तो जितना लंबा ये मैकेनिज्म रहेगा, जितना ज़्यादा पुराना आपका जो है इन्फ्लामेशन रहेगा, उतना ज़्यादा जो है आपकी बॉडी अंदरूनी वो डैमेज होना चालू हो जाती है। इंटरनली आपका पहला है कि एजिंग, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उम्र के हिसाब से जो है बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं। मतलब उम्र, कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखिएगा दो कैटेगरी के लोग होते हैं, जो जिनकी उम्र उतनी है लेकिन वो उससे भी कई गुना कम लगते हैं, जवान लगते हैं। और वो जो जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, कम है, लेकिन फिर भी वो ओल्ड लगने लगते हैं। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ये इन्फ्लामेशन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। यदि आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो जो है इधर उधर मूव करते रहता है, ट्रैवल करता है, और ये जो हार्ट की जो आर्टरीज है जो कि हार्ट को रिस्पॉन्स करते हैं उसके रिथमेटिक प्रोसेस के दौरान, तो इनके इनरमोस्ट जो लेयर होती है जिसे कहा जाता है एंडोथेलियम, और एंडोथेलियम एक सिंगल मोस्ट लेयर होती है। अब क्या होता है कि एंडोथेलियम में इस तरह की जो फ्री रेडिकल्स जो एक्टिविटी करेंगे तो इससे क्या होगा, एंडोथेलियम जो है रैप्चर होना, डैमेज होना चालू हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल लेयर की तरह काम करता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करता है। तो क्या होता है, एंडोथेलियम डिस्फंक्शन आपने सुना होगा, ये मेजर कारण होता है हार्ट डिसीज बनने का। तो एंडोथेलियम की लेयर जितनी मजबूत, एक पावरफुल वेपन की तरह काम करता है टू फाइट इन्फेक्शन, और जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर होते हैं उसे भी निकाल फेंकने के लिए जो है अपना कोलेस्ट्रॉल जो है फाइट करते रहता है। और इन दौरान क्या होता है, उस फाइटिंग के दौरान जो है, अब ऑब्वियसली जब भी कहीं फाइट होती है तो इंजरी तो होती है, तो आर्टरीज में जो है इंजरी कॉज होती है और रिस्पॉन्सिबल रिजल्टेंट जो है इन्फ्लामेशन बनता है। तो क्या हम इन्फ्लामेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल ऐसा कहेंगे? नहीं। जो फाइटिंग के दौरान देखिए, जितना ज़्यादा जो टॉक्सिन शरीर में आएगा, जितना ज़्यादा जो इन्फेक्शन शरीर में आएगा, उतना आपका कोलेस्ट्रॉल फाइट करेगा। उस दौरान जो है डैमेज होते रहेंगे, और उस डैमेज की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है इन्फ्लामेशन बना रहा है, तो हम कोलेस्ट्रॉल को ब्लेम नहीं करेंगे। वो जो डैमेज आ रहा है उसे ख़त्म करने के लिए जो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए वो यदि कम क्वांटिटी में है, फाइटिंग सेल कम है, तो ये डैमेज होकर इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। तो ऐसा होगा यदि हम कोलेस्ट्रॉल को ब्लेम करेंगे, मीन्स जो फायर को कम करने के लिए जो फायर मैन आ रहे हैं, हम उन्हीं जो है विलन ठहरा रहे हैं, इन्हीं की वजह से आग लगी है, इस तरह का काम हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इन्फ्लामेशन नहीं करता है, क्योंकि ये फाइटिंग के दौरान इंजर्ड होने की वजह से आर्टरीज में इन्फ्लामेशन होता है। और कोलेस्ट्रॉल सो इनडायरेक्टली जो है जो डैमेज हो रहा है वो कॉज करता है शरीर में इन्फ्लामेशन। भले ही जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों जो है शुगर के ही फॉर्म होते हैं, लेकिन मेटाबॉलिकली दोनों डिफरेंट होते उनका वर्क जो है डिफरेंटली रहता है। जो ग्लूकोज है हमें जो है ब्रेन को कंटिन्यूसली सप्लाई देना रहता है, और फ्रुक्टोज जो होता है हमें अपेटाइट दिलाता है। अब यदि हम फ्रुक्टोज को बुरा कहते हैं तो हमें फ्रूट्स पर यदि हम जाते हैं जो कि फ्रुक्टोज रिच होते हैं, उनमें जो शुगर प्रेजेंट होती है वो फ्रुक्टोज के फॉर्म में होती है, लेकिन उसके साथ में देखिएगा बहुत जो अमाउंट में है इसमें फाइबर प्रेजेंट होता है जो कि इसको डिले कर देता है। मतलब जो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म ही हम कहते हैं ना, जो फ्रुक्टोज है,
तो वो ज़्यादा मतलब उसमें उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन यदि आप जब उसी फ्रूट का इसी उसी फल का यदि आप जूस निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो उसमें हाईली जो है सिर्फ हम फाइबर निकाल फेंकते हैं और उसमें जो है फ्रुक्टोज बचता है। तो आप अपनी शुगर की टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, एक एप्पल, होल एप्पल खाकर और एक एप्पल का जूस पीकर। जब आप जूस पीते हैं किसी भी फल फ्रूट्स का, जिसमें कि जो फ्रुक्टोज होता है एक्सट्रैक्टेड, उसकी वजह से जो है आपका जो शुगर बढ़ेगी वो इसकी तुलना में, होल फ्रूट की तुलना में उसकी जो शुगर बढ़ेगी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जो कमर्शियल एरिया में जो कंपनीज होती है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या है कि ब्रेड बना रहे हैं या फिर कुकीज़ बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, जो एक्सट्रैक्टिव जो फ्रुक्टोज यूज़ कर रहे हैं, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको जो पॉइजन्स दे रहे हैं। इसीलिए अब कई सारे जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं या फिर हार्ट डिसीज़ पेशेंट है, वो बोलते हैं मैम हम लोग जो है बिना शुगर वाले शुगर फ्री बिस्किट्स खा रहे हैं, शुगर फ्री कुकीज़ खा रहे हैं, हम सिर्फ 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड खा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप जहर ही खा रहे हैं। जो घर पे नहीं बना है वो कमर्शियली बना है, उसमें कुछ स्टेबलाइज़र होते हैं, कुछ न्यूट्रलाइज़र होते हैं, उसमें फ्रुक्टोज़ एक्सट्रैक्टेड करके डाला हुआ होता है। तो अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा जो है डैमेजिंग कर सकता है, और यही शुगर जो है रिस्पॉन्सिबल है आपके आर्टरीज़ को ख़राब करने में, डैमेज करने में, जिसके चलते इन्फ्लामेशन हो सकता है, और इन्फ्लामेशन मार्कर यदि बढ़ता है तो ये सारी समस्या जो है, हार्ट अटैक आना, हार्ट डिसीज़ बनना, डायबिटीज़ होना, सारा जो है मैकेनिज्म चालू हो जाता है। तो आपने देखा किस तरह से जो है शुगर रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फ्लामेशन बनाने के लिए, और इन्फ्लामेशन जो है लिंक करता है हार्ट डिसीज़ के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल की यदि ऊपर हम बात करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल में हम सब क्या देखते हैं, एलडीएल की लेवल कितनी है, हमारा ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू कितनी है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, हम इतना ही बस देखते हैं। लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा सब टाइप होते हैं। एलडीएल की हम यदि बात करते हैं तो उसमें सब टाइप ए और सब टाइप बी होता है, और इनमें यदि सब टाइप ये है, पैटर्न ये है, इट मीन्स दैट नो हार्म, बिकॉज जो पैटर्न ये होता है वो अच्छा होता है, हार्मलेस होता है। लेकिन पैटर्न बी जब आता है, कई बार जेनेटिकल भी होता है, पैटर्न बी यदि आता है तो ये आपके लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। तो बजाय आप इस तरह का कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट करने के, आप जो है उनका पार्टिकल साइज क्या है, उसका पैटर्न क्या है, एलडीएल का पैटर्न के ये है या बी है, एचडीएल के भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, वो क्या चीज़ है, उन सब पे आप ध्यान दीजिए। अकेला कोलेस्ट्रॉल जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कई सारे जो है हिडन जो सोर्सेज बने हैं आपके हार्ट को डैमेज करने के लिए, आपको हार्ट अटैक लाने के लिए। अब जब हम इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं तब जाके हमारी एजिंग भी रिवर्स होना चालू हो जाती है। जितना ज़्यादा शरीर में इन्फ्लामेशन होगा, उतना ज़्यादा आप जो है समय से, उम्र से बड़े दिखने लगोगे। और जितना आप जो है इन्फ्लामेशन शरीर में, मतलब एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जैसे कि रस्ट है ना शरीर में, जैसे आयरन के ऊपर में जब रस्ट बन जाता है तो वो अलग ही दिखता है, लेकिन जब हम रस्ट हटा देते हैं एकदम न्यू फ्रेश लगता है। उसी तरह से हम हमारे शरीर के अंदरूनी जो रस्ट को हम कम करते हैं, तो हम जो है एंगर लगना, जो है हमारी एजिंग कम होना,